मगध का साम्राज्य। ठीक है, मगध का साम्राज्य अभी हम लोगों ने जब उस दिन पढ़ा था 16 महाजनपद ना, 16 महाजनपद में जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से मगध भी एक था। चूंकि मगध को अलग से हम लोग क्यों पढ़ेंगे, मगध उस समय क्या था, बिल्कुल उस समय के साम्राज्य में सबका केंद्र बिंदु था। उसका कारण ये था कि मगध का जो क्षेत्र था बहुत संपन्न था और वहाँ पर सारे लोग राज करना चाहते थे। तो इसलिए मगध को लेकर तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और इसका इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम लोग मगध साम्राज्य को अलग से पढ़ेंगे। लिखिए, इसमें घटिका दिए हैं मगध का साम्राज्य। लिखिए 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का जन्म एवं विकास का श्रेय मगध को ही दिया जाता है। मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। इसकी राजधानी
गिरिव्रज, अथवा राजगिरी था, थाने थी, राजगिरी थी। हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर, मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व में बैठा, 544 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को उनकी शुश्रूषा के लिए उनकी ठीक शुश्रूषा के लिए सेंट्रल पेपर हो गया, क्या लिखे हैं? शुश्रूषा से लिखा जाएगा के लिए हाँ बता रहा हूँ, पहले सेंटेंस बताऊँ उनको। जीवक को, हाँ जीवक को
बुद्ध की शुश्रूषा के लिए, लिख लिख के बता रहे क्या है, शुश्रूषा के लिए भेजा था। वैद्य से लिखा जाता है। ठीक, क्या है ये वैद्य? देखिए ये तीनों आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बता देंगे आपको। हमने आपको लिखा है कि बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक, मतलब जैसे आज के समय में डॉक्टर होते हैं, उस समय क्या होते थे, वैद्य होते थे जो जड़ी बूटी दवा देते थे। तो उस समय का जो वैद्य था उसका क्या नाम था, जीवक था। शुश्रूषा मतलब होता है दवा, शुश्रूषा मतलब क्या होता है, दवा या इलाज के लिए। तो महात्मा बुद्ध की शुश्रूषा के लिए या इलाज के लिए उस समय बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। क्लियर हुआ? अवंती के राजा जब पांडु रोग से ग्रसित थे, तो उस समय जीवक ही उनका इलाज किया था। पांडु रोग क्या होता है, जॉइंटिस, पीलिया। ठीक, आगे लिखिए। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला तथा महाकौशला से और वैशाली के चेटक की पुत्री, वैशाली से चेटक की पुत्री चेलना, कैसे लिखा जाएगा, चेलना से विवाह किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने
कर दी, अजातशत्रु ने कर दी, और 493 ईसा पूर्व में 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर बैठा। ये पहली हत्या देखो हो गई है। अभी देखो कई लोग की हत्या होगी। अभी क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना कि अभी संपत्ति के लिए अब बंटवारा होना चालू हुआ है। शासन के लिए, संपत्ति के लिए बेटा बाप को मारेगा, बाप बेटा को मारेगा, ठीक, मारेगा मतलब काट डालेगा। तो देखो ये अपने बाप को मार दिया है, अभी आगे देखेंगे इसका बेटा इसको मारेगा, किसी में कोई पितृहंता हो जाएगा, मतलब जो पिता की हत्या करता हो। तो अब धीरे धीरे अभी हम लोगों ने वहाँ से पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ पे आ गए। अब देखिए राज्य की स्थापना हो गई। राज्य की स्थापना हो गई तो जाहिर सी बात है कि एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक जिले का व्यक्ति दूसरे जिले पे अधिकार जताना चालू करेगा या कोई राज गद्दी में बैठेगा तो नीचे वाला भी लालच में आएगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि अब अजातशत्रु जो ये था अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री की सहायता से वैशाली को जीत लिया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। और यह 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। उदयन ने पाटलीग्राम वर्तमान में पटना पाटलीग्राम वर्तमान में पटना शहर की स्थापना की। उदयन का पुत्र मानदशक
उदयन का पुत्र नागदशक, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक को उसके सहयोगी शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में गद्दी से अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। इसका उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। एक मिनट क्या लिखिए, नहीं उसके पहले
महापदम नंद था। ठीक, उसके आगे लिखिए, उसको जो लिखिए इसके आगे महापदम का अंतिम शासक, ऐसे लिखिए कि नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। ठीक, नंद वंश का अंतिम शासक, ऐसे लिखिए नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। हो गया। अब देखिए मगध के साम्राज्य में, मगध में ही इतने सालों में कितने वंश की स्थापना हुई। हर्यंक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कितने वंश, मतलब इतने सालों में कितने लोग, कोई पिता कुमार की गद्दी बैठता है, कोई किसी का सहयोगी उसको हटा कर गद्दी बैठता है, मतलब कि संपत्ति के लिए, गद्दी के लिए लड़ाई अब चालू हो गई थी। तो अब हमने आपको बताया था कि बाहरी व्यक्ति आप पर आक्रमण कब करेगा, जब आपकी एकता हीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, तब आपको क्या करेगा, तब आपका जो साम्राज्य है छिन्न भिन्न होने लगता है, अव्यवस्थित होने लगता है, तब बाहरी आक्रमण करता है। हमने आपको बताया था कि आर्य जब आक्रमण किए थे उस समय भी हमारे यहाँ क्या थी, कोई भी व्यवस्था ठीक से थी नहीं, सब, कोई भी केंद्रीय शासन नहीं था। तो आर्य आसानी से मध्य एशिया से घुसे, अफगानिस्तान होते हुए पूरे भारत में क्या किए, छा गए। और कितने सालों तक यहाँ पे शासन किए, लगभग 1900 साल के आसपास। उसके बाद जब यहाँ की चीज़ें शुरू हुई तो देखिए वहाँ पे लड़ते लड़ते मगध के साम्राज्य के लिए लड़ाई होने लगी। बेटा पिता को मार रहा, पिता बेटा को मार रहा, मंत्री सारे लोग लड़ रहे थे। तब सिकंदर भी बाहरी व्यक्ति था। इसने भी देखा कि जब यहाँ की सत्ता क्या हो रही, छीड़ हो रही है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इसने भी क्या किया, आक्रमण करना चालू किया। तो जो इस नंद वंश का जो सबसे संस्थापक तो महापदम नंद था, ठीक, लेकिन इसका जो अंतिम शासक था, ये पूछता बहुत है, अंतिम जो शासक था या राजा था, कौन था, घनानंद। ये पूछता हुआ ये है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, इस तरह सवाल पूछता है कि जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया तो उस समय भारत का राजा कौन था या मगध का राजा कौन था, तो कौन था, घनानंद। कभी कभी ये पूछ देता है किस वंश का राजा था, नंद वंश। ठीक, तो इस तरीके से मगध के साम्राज्य के लिए लड़ाई हुई। अब देखिए जब सिकंदर आता है वो क्या करता है, फिर अभी धीरे धीरे यहाँ पे आप देखेंगे कि कहा जाता है ना कि जब घर का वेदी लंका ढाए। अब ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इसी में से एक कोई चापलूस निकल जाएगा, कोई मुखबिर निकल जाता है, कोई अपनी बात बाहर करने लगता है, तो आपकी कमजोरी क्या आती है, पकड़ में आ जाती है। परिवार की बातें जब बाहर होने लगती हैं तो आपकी जो एकता की जो चीज़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। अब जब सिकंदर आता है तो यहाँ भी देखता है कि बहुत सारे हिंदू राजा हो जाते हैं, तो कोई गद्दी के लिए प्रयास कर रहा है, कोई गद्दी बैठा हुआ है, गद्दी को उतारना है तो क्या करेगा, अगर खुद नहीं उनको मार पा रहा है कुछ अलग तरीके की चापलूसी करेगा। तो इस मुखबिरी के माध्यम से, चालाकी के माध्यम से सिकंदर आता है, और सिकंदर भी देखिए भारत में कहाँ कहाँ आक्रमण करके अपनी विजय स्थापना करता है। हेडिंग डालिए, हेडिंग में रहेगा सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण और उसका भारत पर प्रभाव। सिकंदर का आक्रमण
और उसका भारत पर प्रभाव। देखिए, सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। अपनी पिता की मृत्यु के बाद, मृत्यु नहीं, हत्या के बाद, अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया की गद्दी पर या सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही वह विश्व विजय का स्वप्न देखने लगा। इस क्रम में यूनान, मिस्र, और काबुल को जीतता हुआ भारत में प्रवेश किया। भारत पर सिकंदर का पहला आक्रमण, 326 ईसा पूर्व को होता है और बिना किसी विरोध के क्या लिखें? बिना किसी विरोध के आसानी से भारत में प्रवेश कर जाता है। उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि सिकंदर कुछ राज्यों को लड़कर जीता और कुछ राज्यों को बिना लड़े ही उन पर अधिकार कर लिया। बिना लड़े ही उन पर अधिकार कर लिया।
जब सिकंदर भारत में प्रवेश करता है तो उसे यहाँ की कई जातियों या कई राजाओं से लड़ना पड़ा। कई जातियों एवं कई राजाओं से लड़ना पड़ा, जिसमें पोरस की लड़ाई महत्वपूर्ण है। हेडिंग डालिए, पोरस का युद्ध। हेडिंग डालिए पोरस की लड़ाई नहीं, आप डालिए पोरस का युद्ध। ठीक है, देखिए इसका हम बताने का मतलब आपको है कि एक मिनट रुक जाइए सब लोग, कि जब सिकंदर यहाँ पे आता है तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या थी, मारकाट चल रही थी, सत्ता का कोई केंद्रीकरण था नहीं, तो कहीं पे सत्ता कमजोर थी, कहीं पे मजबूत थी। तो जब ये काबुल से होता हुआ तो जब आता है काबुल से, देखिए हमने बताया कि जो ये मकदूनिया का राजा था, ठीक, मकदूनिया एशिया में है, सॉरी यूरोप के बॉर्डर पे, और ये जब मकदूनिया से का राजा जो फिलिप था, ये उसका पुत्र था और बहुत ही महत्वाकांक्षी था। जब ये 20 वर्ष का था तो इनके पिता की हत्या हो जाती है, और सिकंदर की जब पिता की हत्या हो जाती है तो ये क्या करता है, मकदूनिया का राजा इनको बना दिया जाता है। चूँकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था, और जब ये राजा बन के बैठता है तो विश्व विजेता, विश्व को पूरे विश्व को जीतने की अपनी लालसा दिखाता है। और उसी क्रम में सबसे पहले ये यूनान, फिर मिस्र को जीतता है और काबुल के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाता है। लड़ाई वहाँ लड़ते हुए जब ये भारत में प्रवेश करता है तो बहुत सवाल पूछता है, हमने जो आपको बताया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, ये बहुत पूछता है, 326 ईसा पूर्व को। तो जब ये काबुल के रास्ते, चूँकि अभी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एक ही था, तो भारत ये अलग डिवाइड नहीं हुआ था, तो चूँकि हिमालय पर्वत का जो दर्रा होता है, जो रास्ता होता है, भाई पर्वत ढाक के तो आप आएंगे नहीं। अगर कोई हिमालय पर्वत जैसे यहाँ से अगर फूलपुर तक कोई पहाड़ बना दिया जाए और आपको मोहनगंज जाना हो तो आप कैसे जाएंगे, पहले पहाड़ पर चढ़ेंगे, फिर पहाड़ पर से गिर के मोहनगंज चले जाएंगे? नहीं, आप कहाँ जाएंगे, पहले फूलपुर जाएंगे, वहाँ रास्ता बना हुआ है, वहाँ कट बना हुआ है, वहाँ से तब आप आएंगे। तो जो काबुल का रास्ता था, चूँकि जो हिमालय पर्वत हमारा है, तो जैसे हम लोग पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो दर्रे बहुत हैं, काबुल में भी बहुत दर्रे हैं, तो उधर से आने का जो रास्ता इनको था वो काबुल का रास्ता काफ़ी आसान पड़ता था। चूँकि पहाड़ों पे आप चढ़ेंगे तो दूरी आपकी ज़्यादा होगी, मेहनत आपको ज़्यादा होगी, खर्च आपका होगा, तो ये लोग उसी किनारे से क्या करते थे, आते थे। तो हमने बताया था कि आर्य भी उसी रास्ते से आए थे, आर्य भी वहीं से आए थे, वही रास्ता पकड़ के वो लोग भी प्रवेश किए थे। तो अब ये जब भारत में आता है तो यहाँ पर देखता है कि सत्ता तो कुछ इस तरह की है नहीं, तो पूरे भारत को जब विजित करने के लिए आगे बढ़ता है तो कुछ एरिया में तो यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के लड़ाकू जातियों ने विरोध किया, लड़ा, लेकिन उनको चूंकि ये योग्य था, इसके पास सेना बहुत शक्तिशाली थी, घोड़े बहुत ज़्यादा थे, सैनिक बहुत, सब कुछ था, तो इसके आगे कोई टिक नहीं पाया। तो कुछ तो ये जीत के ग्रहण कर लिया, मतलब उस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया, और कुछ जो था
कुछ लोगों ने ऐसे ही कहा कि अरे भैया मार काट मत करो, जो चाहिए तुम लेके जाओ। तो सिकंदर कहा जाता है ना, सिकंदर महान, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना सिकंदर महान के नाम से, तो ये महान था। तो उस क्रम में यहाँ की बहुत सारी जातियाँ थी, बहुत सारे राजा थे जो कि सिकंदर का विरोध किए। चिल्लाते कहीं तो क्लास चल रहा है, धीरे बोला करो। तो इसी क्रम में एक पोरस की लड़ाई है, यहाँ का एक राजा था, ठीक है, वो सिकंदर से अच्छी खासी लड़ाई करता है। तो जो पोरस की लड़ाई है वो बहुत प्रसिद्ध है सिकंदर के संदर्भ में। तो हम लोग पोरस की लड़ाई को लिखेंगे थोड़ा से। पोरस का युद्ध आप मेरी डाल लीजिए। पोरस चिनाब एवं झेलम, पोरस चिनाब एवं झेलम नदियों के बीच में स्थित था। पोरस नहीं जगह का नाम है, अभी राजा आगे आएगा, अभी लिखो आप। इस क्षेत्र को एक वीर राजा के नाम से, एक वीर राजा के नाम से पोरस कहा जाता था। चूंकि पोरस नाम का राजा इस क्षेत्र पर बहुत दिन तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। चूंकि यहां का राजा पोरस बहुत शक्तिशाली राजा था, इसलिए सिकंदर को पोरस को हराने में सर्वाधिक शक्ति एवं बुद्धि सिकंदर को नहीं, इसलिए पोरस को हराने में सिकंदर को सर्वाधिक शक्ति एवं बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा। पोरस की वीरता से सिकंदर इतना अधिक प्रभावित हुआ कि क्या कुछ गलत हो गया, क्या लिखा है? हाँ ठीक है, सिकंदर इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसने जीता हुआ राज्य
पोरस को वापस कर, पोरस को वापस कर, उससे मित्रता कर ली। और अपने विजय अभियान में पोरस का सहयोग लिया। अगर पोरस की लड़ाई आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था, तब पोरस की लड़ाई कब हुई थी, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको वही 326 ईसा पूर्व है। ठीक, क्योंकि ये बहुत दिन तक भारत में नहीं रहा, ये एक ही साल में इतना लड़ाकू था कि एक ही साल 2 साल के अंदर पूरा क्या किया, लड़ जीत के इससे सेना विद्रोह भी हो गया, ये मर भी गया। जो ये था सिकंदर, बहुत दिन तक भारत में थोड़ी शासन किया ये, बस इसका ये था कि हमको विजय प्राप्त करनी है। इसको ये नहीं था कि यहाँ शासन नहीं करना है, इसका जो सपना था पूरे विश्व विजेता बनने का था। तो बना भी, यूनान को जीता, मिस्र को जीता, काबुल को जीता, पूरे भारत को जीता। तो अगर कहीं भी, जैसे हमने आपको एक बता दिया कि जो सिकंदर का, भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व को था, और अगर मान लिया जाता कि पोरस की लड़ाई तो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? कि दोनों शक्तिशाली राजा थे, अच्छे से लड़े, और एक सिकंदर महान जो कि शक्तिशाली राजा था, उसको एक राजा को हराने के लिए सर्वाधिक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा। एक बात, दूसरी बात, अपनी वीरता साबित करने के बाद राज को क्या किया, वापस कर दिया और उससे मित्रता कर ली। तो इसलिए पोरस की लड़ाई का एक इतिहास में महत्व हो जाता है कि दोनों शक्तिशाली राजा होते हैं, फिर वापस कर दिया जाता है, फिर वह विजयी अभियान में पोरस सिकंदर का क्या करता है, सहयोग करता है। लेकिन ये बहुत कम जगह मिलता है कि पोरस की लड़ाई हुई कब थी। तो आप 326 ईसा पूर्व को ही पोरस की लड़ाई हुई थी। ठीक, अब महीना अलग भले होगा, लेकिन सिकंदर का आक्रमण भी भारत पर कब हुआ, 326 ईसा पूर्व को, और पोरस की लड़ाई भी 326 ईसा पूर्व को। पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ में चेंज करिए, हेडिंग डालिए, सिकंदर की सेना में विद्रोह। सिकंदर की सेना में विद्रोह। सिकंदर की सेना में विद्रोह होना स्वाभाविक था। जैसे ही सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करती है, सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करती है, सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। उसका कारण यह था कि लगातार लड़ाई से सेना थक गई थी,
और बहुत दिनों से घर से बाहर रहने के कारण, बहुत दिनों से घर के बाहर रहने के कारण उनको घर की याद आ रही थी। उनको घर की याद आ रही थी। सिकंदर ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए सिकंदर स्वदेश लौटने का निश्चय किया। स्वदेश लौटने का निश्चय किया। ठीक, ये मतलब समझ में आया कि भाई लगातार जब ये वहाँ से चलता है मकदूनिया से, तो फिर वापस नहीं गया था। हमने बताया ना कि यूनान को जीता, मिस्र को जीता, काबुल को जीता, तो लगातार लोग लड़ाई कर रहे थे, तो ये लोग थक गए थे। तो इन लोगों ने जब यहाँ पे पोरस की लड़ाई जीतने के बाद जब इन लोग आगे बढ़ना हुआ, जैसे ये लोग व्यास नदी को करते हैं, तो सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है कि अब हम लोग नहीं आएंगे। तो उसके कारण में आता है, मतलब कि ये तो कारण में आपको लिखा दिया, किताब आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जब पढ़े हैं, मतलब जो अच्छी किताबें हैं, तो उसके कारण में 2-3 कारण प्रमुख थे। जैसे 2 कारण हमने आपको लिखा दिया, एक आध और कोई था, याद नहीं आ रहा ठीक से। तो उन 2 कारण में ये 2 जो कारण था सेना का आगे न बढ़ने का, ये 2 कारण प्रमुख थे। कारण नंबर 1 कि सेना लगातार लड़ाई करने से थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, और दूसरा क्या था कि इतना दिन वो घर के बाहर थे, उनको घर की याद आ रही थी, तो वो लोग आगे कहीं हम नहीं चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात यही आ गई कि नाम होता है कि सिकंदर महान था, लेकिन बिना सेना के बगैर क्या सिकंदर का कोई वजूद था? नहीं। हमने आपको जो बताया था एक दिन कि आपकी योग्यता डिपेंड करती है कि आप कोई काम कैसे कर सकते हैं। वैसे अगर हमारे आपके दिमाग में घास फूस भरा हुआ हो, घास फूस मतलब कुछ नहीं सोचना है, बस केवलावती में चलना है, क्लास करना है, घर पे आना है, खाना है, बनाना है, खाना है, सो जाना है, फिर अगले दिन उठना है, खाना बना के खा के नहा के चले जाना, फिर वही काम करना। तो इसे क्या कहते हैं? घास फूस भरना। जब आप एक्टिव रहेंगे, ये सब मतलब घास फूस भरने मतलब क्या कि आप एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हैं। आप यहाँ से पढ़ने के बाद अगर जाके खुद का अपना पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, तब आपको क्या माना जाएगा? एक्टिव माना जाएगा। इसका मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिल रहा है, कहाँ से? क्लास से, और आप उसको बेहतर और करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जब ऐसे आप करेंगे तो कोई चीज़ का जो नियंत्रण होता है, संगठन होता है, उसको चलाने के लिए आपके पास जब योग्यता आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिक महान हो जाएंगे। लेकिन इसका जो प्रबंधन था, सिकंदर का जो प्रबंध था, सेना को रखने का, उनको देखभाल, सारी चीज़ें, क्योंकि भाई सेना ही इनको लड़के सब कुछ दे रही है, तो उसी तरीके से जैसे हम लोग जब कोई व्यक्तिगत व्यापार करते हैं तो जो हमें कमा के दे रहे हैं, जैसे हमने बताया ना कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो कम कमा रहे हैं, अगर वही चीज़ आप 20 लोगों से कमा रहे हैं तो उन 20 लोगों को आपको खुश करना बेहद जरूरी होगा। अगर आप सोचेंगे कि सारा का सारा पैसा हम ही ले लें तो कल सो नहीं आएंगे, तो जब नहीं आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इनकम जो होगी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो हमेशा चीज़ों को क्या करना चाहिए? जो प्रबंधन होना चाहिए, चाहे घर का प्रबंधन हो, चाहे बाहर का प्रबंधन हो। घर का प्रबंधन तो बहुत व्यवस्थित आप लोगों को रखना चाहिए कि कल खाना बनाना है तो किचन में क्या क्या होना चाहिए। अभी अगर किचन के बर्तन का नाम हम लोग लिया जाए तो आप दुकान में चले, कुछ मत बोलिए, बस किचन का सेट आप बोल दीजिए,
आपको किचन में जितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सब क्या होता है सिस्टम से आपको मिल जाएगा। तो जैसे हम अपने घर की प्रबंधन करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि हमें दूध के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खाना चाहिए, तभी तो आपका घर सिस्टम से चलता है। और जैसे अगर तो सेम चीज़ें हम लोग अपने सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में भी यही अगर प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी हम लोग को नहीं आ पाएगी। तो सिकंदर महान क्यों था, उसके सेना का जो प्रबंध करने का तरीका था, सेना को जो व्यवस्थित करने का तरीका था वो बहुत बेहतरीन था। क्योंकि अब वो तो कारण में अलग की बात आ गई कि लोग थक गए थे, जाहिर सी बात है अगर आप लगातार उनसे लड़ाई लड़वाएंगे, क्योंकि इसको क्या था, इसको सपना था कि हमें विश्व विजेता बनना है, तो लड़ते रहो, वहाँ से जीतते जीतते यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जब सेना में विद्रोह हो जाता है तो इसकी हिम्मत आगे बढ़ने को नहीं होती है, फिर क्या करता है, वो वापस जाने का प्रयास करता है, वहीं से डिसीजन लेता है, वापस चला जाता है। हेडिंग डालिए एक और, सिकंदर की स्वदेश वापसी और मृत्यु। सिकंदर की स्वदेश वापसी मृत्यु। सिकंदर की स्वदेश वापसी और मृत्यु हो गया। देखिए इसमें 325 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने देश की ओर सिकंदर अपने इधर वाले थोड़ा बताओ भाई, क्या लिखा है ये काजल, क्या मतलब होता है इसका? शायद हाँ ठीक, बढ़िया। क्या लिखी हो? प्रस्थान किया, ठीक है, ठीक बताइए। इसका विलोम क्या हो जाएगा नेहा? प्रस्थान का विलोम क्या होगा, बताओ भाई, हैं? बताओ बीटीसी वाले कोई बताए, स्वाति? प्रस्थान का मतलब होता है जाना, विलोम इसका क्या हो जाएगा? आगमन का विलोम क्या होता है, होता है ना, आगमन मतलब आना और प्रस्थान मतलब जाना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आगमन। लिखिए क्या? जब भारत पर आक्रमण 326 में किया तो ये 325 में कैसे वापस गया? अच्छा सर, ईसा पूर्व लगा है। चलो अच्छा हुआ हमारे बताने के पहले तुम। हम भी जब पढ़ते थे कक्षा 6 में या 7 में, हमको ये बात समझने में 2 साल लग गई थी। कारण ये था कि उस समय के जो मास्टर हुआ करते थे वो डंडा लेके बैठते थे, छड़ी जिसको कहते हैं। उस समय के मास्टर बड़े खड़ूस टाइप के थे, उनको ये लगता था कि मार के पढ़ाएंगे, मारेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक, तो वो डंडा लेके बैठते थे। तो ये बात हमारे मन में 2 साल से थी, मतलब इसमें बुरा मानने बात नहीं है, लेकिन हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम लोग कुछ पूछ लें, कि पता नहीं पूछे सही है गलत है, मारेगा, तो पूछ ही नहीं पाते थे। बाद में अपने समझ गए कि अच्छा ईसा और ईसा पूर्व मतलब ये मामला होता है। और अब के जो मास्टर हैं वो खुली छूट देते हैं, मारने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब अगर आपको बात नहीं समझ में आएगा तो मार के तो कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है। और मारना वरना देखिए, हमें जो लगता है कि खैर बड़े बच्चे को तो उस समय भी नहीं मारा जाता था, जो इंटर तक तो था, लेकिन छोटे बच्चों को आज अगर आप देखेंगे जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं
स्वाति जी पढ़ा रही थी, तुम किसी बच्चे को मारी थी? नहीं मारी होगी, मारी भी लग रहा है। तो लोग बच्चों को मारने से वाली जो प्रवृत्ति थी वो खत्म कर दी है। अब क्या है कि बच्चों को मतलब जैसे शिक्षा एक बिजनेस हो गया है। अगर आप बच्चे को ज़्यादा मारेंगे तो स्कूल ही नहीं आएगा, तो आपका स्कूल क्या करेगा? टूटने लगेगा। वो कहते हैं कि बच्चा आए, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी जो वो जाते हैं, पहले आधे बच्चे तो सुबह वाले मॉर्निंग वाले पीरियड में सो जाते हैं, हमको लगता है। तो अगर आप उनको जगाएंगे कि नहीं उठो पहले बैठ के पढ़ो, तो वो क्या करेंगे? पूरा स्कूल का जो टाइम आपका होता है 1 बजे तक 2 बजे तक, वो क्या रहेंगे? चिड़चिड़ाए रहेंगे, फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो मतलब टीचर होती हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उनको ये बताया जाता है कि अगर जो कि बच्चा भाई उसकी भी गलती नहीं है बच्चे की। अब बच्चा 5 बजे से उठा हुआ है, किसी तरीके से लोग उसे उठा के बैठाते हैं, फिर नहलाते हैं, करते कराते 6 बजे ही रोड पे आ जाता है। बस वाला आएगा 1 घंटे बाद, 1 घंटा रास्ता में, तो 5 बजे से 8 बजे तक तो खाली वो बेचारा आ रहा है, जा रहा है, नहाया है, कपड़ा पहना है, 3 घंटा उसका ऐसे ही चला गया। तो जैसे वो स्कूल में पहुंचता है तो पहले कहता है कि सो लेते हैं। तो अगर आप उस पर थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो वो पढ़ नहीं पाता है। तो जो अच्छे स्कूल हैं, जो अच्छे टीचर हैं, चाहे वो जो भी हो, तो जो बच्चे सोते हैं उनको सोने देते हैं। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे सो रहे हैं सोने दो, जो जग रहे हैं उनको पढ़ाएंगे। जब वो जगेंगे तो उनको फिर अलग से पढ़ाया जाता है। अब पहले अगर यही होता, अगर बच्चा सो रहा है तो जो डंडा लेके मास्टर बैठा रहता था, पहले जाके 2 डंडा सोने आओ यहाँ पे, उठो। अब बेचारा ना वो पढ़ पाएगा ना वो सो पाएगा। जैसे आँख बंद करेगा डंडा याद आ जाएगा तो कहेगा नहीं ऐसे। तो पहले वो दौर था। तो जो ईस्वी और ईसा पूर्व मुझे लगता है अंतर सबको मालूम होगा। तो तुम्हारे ऊपर हम कहानी नहीं बताएं, हम अपनी बात बताएं कि ये बात हम लोग को पूछने में 2 साल लग गया था। किस लिए? उस डंडे की डर की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि अभी वो गुस्सा में ना हो, इतना छोटा सवाल पूछ रहे हो। तो ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, ठीक है। 26 में जब यहाँ से आया था तो प्रस्थान कब करता है? 325 ईसा पूर्व को। अगर ये ईस्वी होता तब 27 में लगता है ना। क्या लिखे सेंटेंस बताइए। देखिए सेंटेंस मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं अपने शब्द में लिखवाता हूँ। अब एक बार जब तारतम्य टूट जाता है तो बनाने में दिक्कत होती है। क्या है बताओ? 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने देश की ओर प्रस्थान। हाँ, सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। आधे को जल मार्ग से, आधे को जल मार्ग से और आधे को स्थल मार्ग से जाने को कहा। रास्ते में इसको बहुत तेज ज्वर आया। रास्ते में इसको बहुत तेज ज्वर आया। लेकिन मदिरा का सेवन करते करते स्वदेश पहुंच गया। और वहीं पर 32 वर्ष की आयु में (325 ईसा पूर्व को सिकंदर की मृत्यु हो गई।
आक्रमण के प्रभाव, आक्रमण के प्रभाव। ऊपर आप एक हेडिंग डाले थे ना, नीचे पे वैसे लिखिए, बता रहे हैं आक्रमण के प्रभाव। नंबर 1, राजनीतिक प्रभाव। हेडिंग में रहेगा राजनीतिक प्रभाव। नंबर 1, इसमें नंबर 1 करिए। भारतीय राजाओं में आपसी फूट का आपसी फूट का नहीं को लिख लीजिए, आपसी फूट को देखा गया। भारतीय राजाओं में आपसी फूट को देखा गया। इसीलिए सभी राजा परास्त हुए। इसीलिए सभी राजा परास्त हुए। दूसरा, तत्कालीन भारत में राजनीतिक अभाव देखने को मिला। अगला, भारत के कुछ क्षेत्रों में यूनानी राज की स्थापना हुई। कुछ राज्यों में, कोष्टक में लिख लेना, कुछ राज्यों, कोष्टक में पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि में यूनानी राज की स्थापना हुई। कितना 3 हो गया, 3 पॉइंट हुआ। अगला, युद्ध में दोष विधि का ज्ञान, ना 1 मिनट होगी, ऐसे लिखिए, सिकंदर को अपनी युद्ध की कमियों का ज्ञान प्राप्त हो गया। और उसे अन्य लोगों ने दूर करने का प्रयास किया।
सेना कम, उसमें लिखिए सेना कम हो लेकिन पारंगत एवं सुसंगठित हो, पारंगत एवं सुसंगठित हो। मतलब इसका समझ में आया कि जैसे सिकंदर को एक चीज ये पता लग गया कि जैसे अन्य जो भारत के राजा थे उनको ये सीख मिली कि संख्या में भले कम हो सेना, लेकिन पारंगत होना चाहिए, क्या होना, विशेषज्ञ होने चाहिए, योग्य होने चाहिए और सुसंगठित होने चाहिए। यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था। यहाँ पे हमने बताया ना, कोई एकता नहीं थी, ठीक। तो वो किए कि अब बारी बारी से सब लोग परास्त हो गए। अगर यहाँ पे एकता होती तो हो सकता है कि सिकंदर इतना महान भारत में प्रसिद्ध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे लड़ाकू जातियाँ थी, लेकिन क्या थी, सब एकजुट नहीं थी। अब सोचिए कि पोरस इतना महान था कि अकेले ही लोग रोका, अगर उसके सपोर्ट में और लोग भी आए होते तो हो सकता है कि अगर सिकंदर वहीं पे हार गया होता चिनाब और उस नदी के क्षेत्र में पोरस की लड़ाई में, तो हो सकता है वो आगे ना बढ़ा होता, वापस चला गया होता, हारने के बाद वापस चला ही जाता। तो ये जो बाद की चीजें आई हैं, जो बाद लोग पराजित हुए हैं, ये लोग बच जाते। लेकिन चूंकि एकता थी नहीं, संगठन था नहीं, उसने क्या किया कि बारी बारी से सबको परास्त किया। तो कुछ लोगों को तो परास्त करके अधिकार जमा लिया और कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसे ही कहा कि जब लड़के मरना की क्या जरूरत, तुम ले जाओ। तो पूरा क्या किया वो। तो ये सब चीज़ों का प्रभाव जो इसका था, आक्रमण के जो प्रभाव में, राजनीतिक प्रभाव में अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ें उभर कर आई कि लोगों को सीख मिल गई कि सेना पारंगत और सुसंगठित होना चाहिए, लोगों में एकता होनी चाहिए, और जितना भी और था एक फूट का मतलब प्रदर्शन, बात वही है, चाहे फूट कर लो चाहे एकता कर लो। जैसे फूट का ये दिखा कि लोगों में फूट है, तो फूट दिखा, इसका मतलब एकता नहीं है। तो ये सब चीजें आपके राजनीतिक प्रभाव में आएंगी। दूसरा देखिए आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। देखिए नंबर 1, सिकंदर के आक्रमण से नए मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस मार्ग से सिकंदर आया था, जिस मार्ग से सिकंदर आया था, अब उसका प्रयोग व्यापार करने के लिए किया जाने लगा, व्यापार करने के लिए किया जाने लगा। दूसरा, भारत एवं यूनान से व्यापार होने लगे। अगला, व्यापार के कारण दोनों देशों की मुद्राएं प्रसिद्ध हुई।
सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। आज जो खत्म कर देते हैं टॉपिक को, आज हिंदी नहीं पढ़ाएंगे आपको। नंबर 1, सिकंदर के आक्रमण से यूनान की मूर्तिकला का प्रभाव, यूनान की मूर्तिकला का प्रभाव भारत में दिखने लगा। और भारत के भवन निर्माण की कला, भारत के भवन निर्माण की कला का प्रभाव यूनान में दिखने लगा, यूनान में दिखने लगा। अगली पॉइंट, भाषा और साहित्य से भी दोनों देश प्रभावित हुए। अब अगली जो नंबर है उस पर हेडिंग दे दीजिए, ज्योतिष पर प्रभाव। ज्योतिष पर प्रभाव, भारत के लोग ज्योतिष विद्या में पहले से ही पारंगत थे। फिर भी भारतीयों ने राशि चक्र के बारे में या विषय में, राशि चक्र के विषय में बहुत कुछ सीखा। कहा जाता है कि ज्योतिष और चिकित्सा के मामले में, ज्योतिष और चिकित्सा के मामले में भारत यूनानियों के ऋणी है, यूनानियों के ऋणी है। यूनानियों के ऋणी है, लिख लो कि हम बता देते हैं क्या है। एक हेडिंग और इसमें बनाइए, अगला जो भी नंबर होगा
चिकित्सा पर प्रभाव। ठीक, लिखिए। भारतीय औषधि विज्ञान, भारतीय औषधि विज्ञान एवं चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा पद्धति से, यूनानी चिकित्सा पद्धति से बहुत कुछ समानता रखती है, बहुत कुछ समानता रखती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत एवं यूनान दोनों एक दूसरे से चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रभावित हुए, प्रभावित हुए। ठीक, ये टॉपिक आपकी समाप्त हो गई। स्वाति, अपना पहले इधर से ले लेना, उधर से देखिए, जैसे हमने बताया कि भारत और यूनान, ठीक, यूनान भी, अभी हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता पढ़ा था ना। मिस्र की सभ्यता में जैसे यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसी तरीके से मिस्र की सभ्यता थी। तो चूंकि मिस्र की सभ्यता का उदय भी बहुत पहले हुआ था, तो वहाँ भी काफ़ी विद्वान लोग थे। ठीक, यहाँ से सुनिए, यहाँ से तो वहाँ पे अब जो ज्योतिष की विद्या होती है, जो ज्योतिष की विद्या थी, तो इन लोगों ने, इनके पास जो है क्या कहते हैं कि यूनान के पास वह विद्या ज़्यादा आई थी। तो यहाँ के जो भारतीयों ने क्या किया कि ज्योतिष और स्वास्थ्य पर बहुत कुछ इन लोगों ने यूनान से सीखा। क्योंकि जो अभी हम लोग वैद्य की बात कर रहे थे ना, ये पहले, अब जड़ी बूटी की जो दवाई बनाई जाती थी, तो अभी तो जो दवाई बनती है हम लोग उसके लिए पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन उस समय जैसे जो ज्योतिष का विद्या होता है, जैसे आप देख रहे होंगे कुछ लोग हाथ भी देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं ना, तो ज्योतिष की विद्या में हाथ देखने वाले जो वाकई में बड़े ज्ञानी होते हैं, वो आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके वो आपका भविष्य बता सकते हैं। लेकिन जो उसकी शिक्षा लिया रहेगा वो केवल, बाकी आप शहर में जाएंगे तो बोर्ड लगा हुआ है, हाथ दिखाएं भविष्य ले जाएंगे। जब आप जाएंगे तो वहाँ बार कोड आपको देंगे, 1000 रुपये हमारी फीस है, पहले नहीं बताएंगे। तो 10-5 बातें आपको ऐसी बताएंगे, 10 बातें बताएंगे जिसमें 2 टैली करेगी, आप 2-3 करेंगे, तो आपको भी लगेगा सही बता रहे हैं। तो ज्योतिष की जो विद्या होती है वाकई वो सही होती है, लेकिन जो उसकी विद्या को प्राप्त करता है वो वही जान पाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो सिकंदर का आक्रमण था, आक्रमण के जो प्रभाव थे राजनीतिक क्षेत्र में पड़े, आर्थिक प्रभाव था और सांस्कृतिक था। सांस्कृतिक में भाषा, कला, साहित्य और आपका ज्योतिष और चिकित्सा, इन सब क्षेत्रों में कुछ सीखने को मिलता है।